जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे पीजी पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 3 पेपर 11 विकासशील देशों की अवधारणा का विकास। पहला टॉपिक। तो विकासशील देशों की अवधारणा का उदय 20वीं शताब्दी में हुआ, जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था और राजनीतिक परिदृश्य में बड़े बदलाव आए हैं। इस अवधारणा का विकास विभिन्न ऐतिहासिक, आर्थिक और सामाजिक कारकों से प्रभावित हुआ है। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रारंभिक अवधारणा 1945 से 1960 तक, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक, द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कई देश उपनिवेशवाद से मुक्त हुए, मतलब गुलामीगिरी से मुक्त हुए और अपने आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को पुनर्गठित करने में लगे, जैसे भारत, श्रीलंका और सारा देश जो है अलग हुए। 1949 में अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमन ने अपने भाषण में अल्प विकसित क्षेत्र अनडेवलपिंग एरिया शब्द का प्रयोग किया, जिससे इस विचार को वैश्विक पहचान मिली। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यूएन अमेरिका नहीं, यूएन, संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने आर्थिक विकास के स्तर पर आधार पर देशों का वर्गीकरण शुरू कर किया। विकासशील देशों की परिभाषा क्या है? 1960 और 1980 के बीच में वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1960 में किया गया और अन्य संस्थाओं ने विकासशील देश शब्द को अपनाया, जिससे यह अधिक स्वीकार्य बना। संयुक्त राष्ट्र ने 1964 में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन UNCTAD की स्थापना की, जिससे विकासशील देशों की आर्थिक समस्याओं को उजागर किया। 1971 में संयुक्त राष्ट्र ने कुछ देशों में अल्प विकसित देश के रूप में वर्गीकृत किया। नव उदारवाद और वैश्वीकरण का प्रभाव 1980 से लेकर 2000 ईस्वी तक। 1980 से और 1990 के दशक में नव उदारवादी नीतियाँ पॉलिसी के कारण कई विकासशील देश में आर्थिक सुधार आए। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की स्थापना 1995 के बाद वैश्वीकरण तेजी से हुआ, जिससे विकासशील देशों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अधिक भागीदारी मिली। इस दौरान चीन, भारत, ब्राज़ील और अन्य देश तेजी से आर्थिक विकास दर्ज किया, जिससे उभरती अर्थव्यवस्थाएं शब्द प्रचलित हुई। चौथा पॉइंट हम लोग देखते हैं कि 21वीं सदी में विकासशील देशों की नई परिभाषाएं 2000 ईस्वी वर्तमान में 2000 के बाद में वैश्विक संस्था, वैश्विक दक्षिण और उभरते बाजार जैसे नए शब्दों का प्रयोग शुरू हुआ। संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs 2015 के तहत विकासशील देशों के लिए नए मापदंड तय किए गए। आज विकासशील देश की सटीक परिभाषा बहस का विषय बनी हुई है, क्योंकि कुछ देश तेजी से विकसित हो रहे हैं जबकि अन्य देश भी संघर्ष कर रहे हैं। निष्कर्ष क्या है? विकासशील देशों की अवधारणा समय के साथ बदलती रहती है। यह केवल आर्थिक स्थिति से नहीं बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और पर्यावरण कारकों से भी प्रभावित होती है। वर्तमान में विकासशील देशों को उनकी आर्थिक विकास दर, गरीबी स्तर, औद्योगिकरण और शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा के आधार पर पहचाना जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, उपनिवेशवाद, उत्पत्ति और प्रकार। दूसरा टॉपिक। तो उपनिवेशवाद की उत्पत्ति क्या है? जीनियस ऑफ कॉलोनिज्म। उपनिवेशवाद ऐसी चीज़ को बोलते हैं जैसे हमारे भारत और ब्रिटेन से यहाँ व्यापार करने आया था और यहाँ से जितना भी सामान है वो अगर ब्रिटेन लेके जाता था और यहाँ पे राज करता था, तो ये
ब्रिटेन भारत में उपनिवेशवाद कर रहा था कि यहाँ का माल विदेश में भेज रहा था। उपनिवेशवाद का मतलब यही होता है। तो उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में हम लोग सबसे पहले समझते हैं। तो उपनिवेशवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शक्तिशाली देश दूसरे कमजोर देश पर राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक नियंत्रण स्थापित करता है। ठीक है, जैसे भारत में राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थापित किया था, जो हम लोग गुलाम बने रहे भारतीय। इसका आरंभ प्राचीन काल से ही देखा जा सकता है, लेकिन आधुनिक उपनिवेशवाद का शुरुआत यूरोपीय देशों द्वारा 15वीं और 16वीं शताब्दी में समुद्री अन्वेषणों के साथ हुई है। मुख्य कारण क्या है? आर्थिक लाभ। उसका कारण क्या होता है? अगर कोई भी देश उपनिवेशवाद करना चाहता है तो उसका दूसरा कारण, पहला कारण आर्थिक लाभ, दूसरा राजनीतिक वर्चस्व रखना चाहता है, तीसरा है धर्म प्रचार और चौथा औद्योगिक क्रांति। मतलब आर्थिक लाभ में जैसे पैसे से कच्चे माल को वहाँ पे बेचेगा अपने बाजार में तो सबसे ज़्यादा करके पैसा कमाएगा यहाँ से लेकर के। उसके बाद में राजनीतिक वर्चस्व, यहाँ की राजनीति को भी संभालेगा, राजा महाराजों को कंट्रोल में रख के अपना शक्ति अपने पास रखेगा। धार्मिक प्रचार, जैसे ईसाई धर्म, जैसे वेस्टर्न कल्चर वाला ज़्यादा करके ईसाई धर्म का था, तो यहाँ पे ईसाई धर्म का भी प्रचार प्रसार किया है। औद्योगिक क्रांति मतलब यहाँ पे उत्पादन का भी साधन को क्रांति में बदल दिया है। उपनिवेशवाद के प्रकार, बसावट उपनिवेशवाद, सेटल कॉलोनिज्म। जब उपनिवेशवादी अपने मूल देशों से आकर किसी नए क्षेत्र पर बस जाते हैं और वहाँ मूल जनसंख्या को हाशिए पर डाल देते हैं, मतलब उसको इग्नोर कर देते हैं, जो वहाँ का अमेरिका का जैसे अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में मूल निवासियों पर अत्याचार जैसे ब्रिटेन और जर्मनी के लोगों ने किए और फ्रांस के लोगों ने, उसी को हम लोग कहते हैं बसावट। जैसे अमेरिका में रेड इंडियंस नाम दिए उन लोगों को, कोलंबस ने खोज किया था अमेरिका का। हम लोग दूसरा देखते हैं शोषणकारी उपनिवेशवाद। इसका मुख्य उद्देश्य होता है आर्थिक लाभ कमाना और स्थानीय संसाधनों और श्रम पर शोषण करना। ठीक है, जैसे भारत में, अफ्रीका में और ब्रिटिश शासन इन दोनों पर लाभ कमाए। आर्थिक उपनिवेशवाद क्या होता है? ये प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक नियंत्रण के बिना भी किसी देश की अर्थव्यवस्था को निर्भर बना देता है। उदाहरण में वैश्वीकरण और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभाव। जैसे कोई भी कंपनी कोई देश में, जैसे मान लीजिए इंडिया में सारा एकदम चाइनीज़ कंपनी एंट्री कर जाए तो वही क्या हुआ? आर्थिक उपनिवेशवाद का। चाइनीज़ हो गया, अमेरिकन कंपनी, अपना देश का कोई नहीं, सारा देश इसी में कूद पड़े तो ये क्या हुआ? आर्थिक उपनिवेशवाद। सांस्कृतिक उपनिवेशवाद, कल्चर कॉलोनिज्म क्या है? तो सांस्कृतिक उपनिवेशवाद क्या है? जब एक देश अपना संस्कृति, भाषा, परंपराएं को दूसरे देशों पर थोपती है, प्रभाव डालती है, उसे स्थानीय संस्कृति को दबा देती है। जहाँ मान लो भारत का आज कल्चर क्या है? आज बर्थडे मनता है तो सभी कोई केक काटता है, तो आज भी हम लोग का कल्चर नहीं है ये वेस्टर्न कल्चर है। वेस्टर्न कल्चर ही आके यहाँ पे भारत में आज जन्मदिन का मुबारक दिया जाता है, और हमारी संस्कृति में ऐसा नहीं है। लेकिन आज भी हम लोग वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब मानसिक गुलामी है। और हम लोग वेस्टर्न के लैंग्वेज को भी अपना रहे हैं, जैसे इंग्लिश बोलने से ज़्यादा रईस या तो ज़्यादा वैल्यूएबल माना जाता है। ऐसा हम लोग अपना दिमाग में थॉट रखे हुए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, एक मानसिक तनाव के रूप में बैठा हुआ है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सांस्कृतिक उपनिवेशवाद। जो कि उदाहरण के लिए पश्चिमी संस्कृति का प्रचार। नौ उपनिवेशवाद क्या है? नियोकोलिज्म। यह आधुनिक देश में आर्थिक और राजनीतिक साधनों को कमजोर देशों पर नियंत्रण रखता है। क्या? आधुनिक रूप से आर्थिक और राजनीतिक साधनों पर, आर्थिक और राजनीतिक, जैसे आज हमारा देश को वीटो पावर नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाओं पर विकासशील देशों के ऋण देने के लिए प्रभाव डालते हैं। कोई मान लीजिए कोई ऐसा फैसला हो जिसमें पूरा यूएनओ में जब बैठक होता है तो उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं करने देता है भारत को, तो वो भी क्या हुआ? एक नव उपनिवेशवाद हो गया। मतलब उसमें एक अजीब
तरह से मतलब ट्रीट करता है कोई देश के ऊपर। चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा पॉइंट, निष्कर्ष हम लोग देख लेते हैं। उपनिवेशवाद की दुनिया में विभिन्न हिस्सों पर गहरा प्रभाव डाला है। यह न केवल राजनीतिक आर्थिक परिवर्तन लाया है बल्कि समाज और संस्कृति की संरचना को भी बदल दिया है। आधुनिक युग में नव उपनिवेशवाद एक नई चुनौती के रूप में उभर रहा है, जहां शक्ति संतुलन अभी भी वैश्विक शक्तियों के साथ के हाथ में केंद्रित है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट तीसरा टॉपिक, उपनिवेशोत्तर राज्य, लोकतांत्रिक और अधिनायकवादी क्या है। तो सबसे पहले उपनिवेशोत्तर राज्य, पोस्ट कॉलोनियल स्टेट। जब उपनिवेशवाद का अंत हुआ और देशों ने स्वतंत्र प्राप्त की तो उन्होंने अपनी राजनीतिक व्यवस्था और राज्य संरचना को नया रूप देने की आवश्यकता थी। उपनिवेशों से स्वतंत्र होने के बाद कई देश ने लोकतंत्र की स्थापना की, जैसे भारत, जबकि कुछ लोग ने अधिनायकवादी शासन को अपनाया। और उपनिवेशोत्तर राज्यों का विकास दो प्रमुख रूपों में लोकतांत्रिक और अधिनायकवादी है। चलिए, लोकतांत्रिक उपनिवेशोत्तर राज्य, डेमोक्रेटिक पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स। लोकतांत्रिक उपनिवेशोत्तर राज्य वे हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद लोकतंत्र की स्थापना की और नागरिकों को सरकार चुनने का अधिकार दिया। इन देशों ने आम चुनावों, राजनीतिक दलों और न्यायिक स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी। मुख्य विशेषताएं क्या है इसका? लोकतांत्रिक चुनाव, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के माध्यम से सरकार का गठन, संविधान और कानून का शासन, एक मजबूत संविधान और कानूनी ढांचे का निर्माण करने जिसमें व्यक्तिगत अधिकार और स्वतंत्रता का सम्मान किया जाता है। राजनीतिक पार्टियां और बहुपक्षीय, क्या होगा इसमें? राजनीतिक पार्टियां और बहुपक्षीय, एक पक्ष का नहीं, बहुत सारा पक्ष रख सकता है। विभिन्न राजनीतिक दलों ने अस्तित्व की अनुमति जो देश की राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। समानता और स्वतंत्रता, नागरिकों को समान अधिकार और स्वतंत्रता और न्यायिक प्रदान करने का प्रयास। उदाहरण में भारत, दक्षिण अफ्रीका, मलावी, ग्वाटेमाला, ये सब देश है। अधिनायकवादी उपनिवेशोत्तर राज्य, ऑथोरिटेरियन पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स। अधिनायकवादी उपनिवेशोत्तर राज्य वे हैं जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त के बाद स्वतंत्रता के नाम पर तानाशाही शासन को अपनाया। इन देशों में एक मजबूत केंद्रीय सत्ता होती है जो आमतौर पर एक व्यक्ति और एक पार्टी द्वारा नियंत्रित होती है। मुख्य विशेषताएं इसमें क्या है? वैसा देश है जो उपनिवेशवाद से तो छुटकारा पाया, लेकिन उसने अपने आप को एक केंद्रीय शक्ति को अपने पास रखा और पूरा लोगों नागरिकों पर शोषण किया। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अधिनायकवादी। केंद्रीय सत्ता का मजबूत नियंत्रण, जैसे नॉर्थ कोरिया, चीन। केंद्रीय सत्ता का मजबूत नियंत्रण, सरकार द्वारा भी सभी प्रमुख निर्णय लिए जाते हैं और नागरिकों को कम से कम राजनीतिक स्वतंत्रता मिलती है। दूसरा है लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हनन। चुनावों का आयोजन होता है लेकिन वे स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होते हैं। राजनीतिक विरोधी, जैसे चीन में वोट देने का अधिकार है, लेकिन वोट जो नहीं दीजिएगा उसको भी फाइन लेगा और वोट नहीं देने पर जेल भी होता है वहाँ का। और वोट देने का जो बटन होता है ईवीएम का, सिर्फ एक ही बटन होता है, दूसरा दल का बटन वहाँ नहीं डाल सकते हैं, मतलब दूसरा अवेलेबल ही नहीं रहता। इसलिए वोट दे या ना दे, वोट उसी को पड़ेगा। ये ऐसा शासन व्यवस्था चीन में है, तो वही बताया गया। सैन्य शासन क्या है? अक्सर सैन्य शासन या तानाशाही की स्थिति होती है, जैसे पाकिस्तान में, कभी कभी जैसे म्यांमार में हुआ है, म्यांमार में भी हुआ है। तो ये सेना की शक्ति वहाँ पे सुरक्षा बलों द्वारा दबदबा होता है, वहाँ के मंत्री पर प्रभाव जो डालता है वो वहाँ की सेना अपने हाथ में सत्ता को ले लेती है।
मानवाधिकारों का उल्लंघन करती है। नागरिकों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस स्वतंत्रता पर कड़ा नियंत्रण होता है। जैसे पाकिस्तान कुछ समय पहले, कांगो, लीबिया, सूडान, ये सब देश में तख्तापलट होते रहता है। और उपनिवेशोत्तर निष्कर्ष में हम लोग देख लेते हैं। उपनिवेशोत्तर देशों में लोकतांत्रिक और अधिनायकवादी शासन दोनों एक ही प्रकार की राजनीतिक प्रणाली देखी जाती है। जहां लोकतांत्रिक देशों में स्वतंत्रता के बाद नागरिकों को अधिकार दिए हैं, वही अधिनायकवादी देश ने सत्ता पर मजबूत नियंत्रण बनाए रखा और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का कमजोर किया। और उपनिवेशोत्तर देशों की यह राजनीति उनकी ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से प्रभावित है, जो आज भी इन देशों के विकास और राजनीतिक स्थिरता को प्रभावित कर रही है। चौथा पॉइंट हम लोग देखेंगे, राजनीतिक नेतृत्व, चुनौती और संभावनाएं। परिचय हम लोग देखते हैं। राजनीतिक नेतृत्व एक किसी भी राष्ट्र की प्रगति, अस्थिरता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक सक्षम नेता न केवल अपने देश की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दशा तय करता है, बल्कि जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रभाव नीतियों भी लागू करता है। हालांकि आधुनिक युग में राजनीतिक नेतृत्व कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, लेकिन इसके साथ ही संभावनाएं भी बनी हुई है। राजनीतिक नेतृत्व के प्रमुख चुनौतियां क्या है? तो भ्रष्टाचार और नैतिक गिरावट। राजनीतिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या है, जिससे जनता का विश्वास कमजोर होता जा रहा है और सत्ता का दुरुपयोग, पारदर्शी की कमी लोकतंत्र को कमजोर बनाती है। जैसे आज भी झारखंड सरकार में CGL का पेपर लीक होता है, छात्रों का विश्वास सरकार के प्रति उठता जाता है, और कोई भी स्टेट में इस तरह से धांधली होते रहता है, उस पर लोगों का विश्वास हट जाता है। लोकतांत्रिक मूल्यों का क्षरण। कई देश में लोकतंत्र को कमजोर करने के प्रयास हो रहे हैं, जहां सत्ता केंद्रीकरण और विपक्ष को दबाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता पर नियंत्रण एक बड़ी चिंता है। आज भी हम लोग देखते हैं तो आज मीडिया, भारत का जो भी चैनल है, आज तक, ये सब सारा में सब क्या दिखाया जाता है कि सरकार के प्रति दिखाया जाता है, लेकिन ये नहीं दिखाता है कि बेरोजगारी कहाँ है। बेरोजगारी में लोगों को, आजकल के प्रधानमंत्री यह बोल रहे हैं कि स्टूडियो के बाहर कोई भी आदमी पकौड़ा तलेगा, MA BA कर लिया है तो 200 रुपये कमाएगा तो रोजगार है। इस तरह की खबरें मीडिया में उछाली जाती है, लेकिन गरीबी और भुखमरी और किसानों के घटती आय को नहीं दिखाता है। आर्थिक असमानता और गरीबी क्या है? बढ़ती आर्थिक असमानता के कारण नीतियों केवल एक वर्ग तक सीमित रह जाती है। गरीबी जिससे गरीब पिछड़े वर्ग पीछे छूट जाते हैं। बेरोजगारी और महंगाई जैसी समस्याएं सरकारों के लिए गंभीर चुनौतियां बनी हुई है। आर्थिक असमानता हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं जातीय और सांप्रदायिक तनाव क्या होता है। आज भी यहाँ पे भारत में जातिवाद ज़्यादा होता है। जातीय संप्रदाय तनाव क्या है, देखते हैं। राजनीतिक नेताओं द्वारा जातीय और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया जाता है, जिससे वह सामाजिक विभाजन करता है। आज कोई गांव में अगर किसी भूमियार है और ज़्यादा में शादी हो गया भूमियार की लड़की, तो मारकाट हो जाएगा। लेकिन वही अगर मान लीजिए कि कोई सीट है जिसमें ST का सीट रिजर्व है और वो भूमियार जाति से है, तो अपना बेटा का विवाह एक ST घर में करेगा और उस बहू को खड़ा करेगा राजनीतिक पार्टी की सीट जीतने के लिए। इस तरह से झारखंड की राजनीति और अन्य राज्यों की राजनीति की जाती है। तो ये जातीय संप्रदाय नेताओं के लिए है, आम आदमियों के लिए है। राजनीति में जाति नेताओं ने फैलाई है। नेता जानते हैं कि किस प्रकार से जाति संप्रदाय पर तनाव किया जा सकता है, धर्म के प्रति किस तरह से किया जाता है। तो धार्मिक और सांप्रदायिक संघर्ष देश की अस्थिरता और विकास में बाधा उत्पन्न करती है। 5 पॉइंट हम लोग देखते हैं। वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीय दबाव क्या है? वैश्विक राजनीति में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का प्रभाव राष्ट्रीय
नीतियों को प्रभावित करती है, मतलब करता है। तो वैश्विक राजनीति में बढ़ती प्रतिस्पर्धा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का प्रभाव राष्ट्रीय नीतियों पर प्रभावित करती है। ये भी है। विदेशी शक्तियों का बहुराष्ट्रीय कंपनियों का हस्तक्षेप कई देशों ने संप्रभुता को चुनौती देता है। तकनीकी बदलाव और सूचना युद्ध। डिजिटल युग में फेक न्यूज, साइबर अपराध और चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप जैसे समस्या बढ़ती जा रही है। जैसे ईवीएम हैक करना और एआई, अभी जो ये एआई के ज़माने में बहुत सारा चीज़ फेक बनाया जाता है, सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है। सोशल मीडिया के माध्यम गलत सूचनाएं फैलाकर जनमत को प्रभावित करते हैं। जैसे राहुल गांधी के बारे में नरेंद्र मोदी बोले थे कि एक तरफ से आलू आता है, मतलब एक तरफ से आलू है, उधर से सोना निकलेगा। तो ये भाषण नरेंद्र मोदी का था, लेकिन राहुल गांधी उनके भाषणों को दोहरा रहा था तो उसको पप्पू बोल के चिढ़ाया गया। इस प्रकार से एडिटिंग फेक न्यूज़ को दिखाया जाता है। और ये अभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रहा है। राजनीतिक नेतृत्व की संभावनाएं, युवा नेतृत्व और नई सोच क्या है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेतृत्व की संभावनाएं क्या है। राजनीतिक नेतृत्व तो युवा नेतृत्व और नई सोच। युवा नेता के राजनीतिक में आने से नई ऊर्जा, नवाचार और बदलाव की संभावनाएं बढ़ रही है। डिजिटल तकनीकों का उपयोग कर पारदर्शी और जवाबदेही का बढ़ावा दे सकते हैं। नवाचार और समावेशी विकास। प्रगतिशील नीतियों और तकनीकों नवाचारों से गरीबी, बेरोजगारी और आर्थिक असमानता को कम किया जा सकता है। महिलाओं और अल्पसंख्यकों और वंचित वर्गों की भागीदारी से लोकतांत्रिक प्रणाली मजबूत होगी। महिलाओं और अल्पसंख्यक वंचित में भागीदारी अगर लोकतंत्र की प्रणाली में मजबूत होगी, जब तक ये सब लोगों को, महिलाओं को, अल्पसंख्यक को, वंचित वर्ग के लोगों को लोकतांत्रिक प्रणाली में जैसे नहीं रखा जाए, एमपी, एमएलए जैसे राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रखा जाए, तब तक लोकतांत्रिक प्रणाली मजबूत नहीं हो सकती है। इसी के जरिए से मजबूत हो सकती है, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आरक्षण देकर मजबूती देने का प्रयास किए हैं। नैतिक और जवाबदेह नेतृत्व। ईमानदार और नैतिक नेतृत्व से जनता का विश्वास बढ़ता और शासन प्रणाली अधिक प्रभावी बनती है। पारदर्शिता और जनभागीदारी प्रशासन में सुधार हो सकता है। अगला जो है शिक्षा और जन जागरूकता। राजनीतिक साक्षरता और राजनीतिक शिक्षा के नागरिकों के लिए अधिकार और कर्तव्यों का समझ हो सके, जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा होगी। मतलब जब तक लोग पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तब तक उनके बारे में धर्म में यूज किया जाएगा, उसे उसके अधिकारों से वंचित किया जाएगा। वही है। वैश्विक सहयोग और कूटनीति क्या है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, शांति समझौते और कूटनीति संबंधों को मजबूत करने के लिए वैश्विक चुनौतियों का समाधान किया जा सके। सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देकर भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक बेहतर समाज बनाया जा सकता है। निष्कर्ष यही है कि राजनीतिक नेतृत्व में कई चुनौतियां से जूझ रहे हैं, लेकिन सही दिशा में प्रयास किए जाएं तो इसमें से सकारात्मक बदलाव संभव है। जवाबदेही, पारदर्शिता और नैतिक नेतृत्व ही देश की प्रगति की राह पर ले जा सकता है। लेकिन जनता की सक्रिय भागीदारी, शिक्षा और जागरूकता से एक मजबूत लोकतंत्र व्यवस्था का निर्माण किया जा सकता है, जो कि विकास और अस्थिरता को सुनिश्चित करेगी। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, अभी तक नहीं, इसके बाद में हम लोग देखेंगे लोकतंत्र विस्तार की लहरें। दूसरा पार्ट वीडियो में हम डाल देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।